केपी के बुक में कॉन्ट्रैक्शन के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। वो क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन इज़ द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लेकिन ये तमाम मूवमेंट में पाई जाती है एक्सेप्ट द ग्रोथ। और ग्रोथ में हमारे पास क्या हो रहा होता है, सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा होता है या सेल का साइज इंक्रीज हो रहा होता है, राइट। और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। इसके अलावा हमारे पास तमाम की तमाम मूवमेंट जो होती है वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड हो रही होती हैं। अच्छा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हमारे पास क्या था, साइटोप्लाज्म का एक साइड में मूव हो जाना, और हमने इसको एल के चैप्टर फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 7 में एलजी में सीडोपोडिया मूवमेंट में हमने डिस्कस किया था किस तरीके से साइटोप्लाज्म जो है मूव करता है, और हमारे पास एलजी जो है हमारे पास मूव कर रही होती है। नाउ अगर हम मसल के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो मसल के स्ट्रक्चर जो है हमारे पास उसमें हमारे पास मसल के सेल्स को हम क्या का नाम दे रहे होते हैं, मसल फाइबर का। मीनिंग टू से द मसल फाइबर ए मायोसाइट्स या ए मसल सेल, इनको हम कह रहे होते हैं। यहाँ पर आपने एक इंपॉर्टेंट बात जो है ना याद रखनी है, हमारे पास मायो और सार्को ये दोनों की दोनों सेम ही ओरिजिन इनका डिफरेंट है, पर इनका मीनिंग जो है वो सेम ही है। हमारे पास जो सार्को होता है ये ग्रीक वर्ड से आया है, और मायो जो है हमारे पास एक लैटिन वर्ड है। लेकिन जो मायो और सार्को ये दोनों के दोनों एक ही मतलब, इन दोनों का मतलब होता है मसल। नाउ अगर हम स्केलेटल मसल में न्यूक्लियस की बात करें तो हमारे पास ए लेवल्स की बुक में एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि ए लेवल्स की बुक में लिखा हुआ है कि क्योंकि स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड, तो वो इसको नाम दे रहे होते हैं सिंसिटिनम, राइट। सिंसिटियम का नाम दे रहे होते हैं, और क्योंकि यही वर्ड जो है स्केलेटल मसल्स के लिए वो यूज़ हो रहा होता है। नाउ स्केलेटल मसल्स में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमने डिस्कस की थी स्केलेटल और कार्डिक मसल में डिफरेंस में, कि कार्डिक मसल में जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, सेंट्रल में होता है, जबकि क्योंकि स्केलेटल मसल में ज़्यादा मायोफिब्रिल्स मौजूद होते हैं, तो जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो मूव हो जाता है इनटू द पेरिफेरल रीजन, राइट। अच्छा, बलोचिस्तान की बुक में एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि मसल्स जो हैं वो बिल्डअप होते हैं ड्यूरिंग स्लीप, या फिर तो एक्सरसाइज के बाद नहीं, क्योंकि स्लीप के दौरान ही हमारे पास जो ब्लड सर्कुलेशन और हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ हो रहे होते हैं ना। इसका क्या स्टेटमेंट होता है, आपने स्टेटमेंट सुनी होगी कि द एक्सरसाइज गिव यू एनर्जी। अब वो एक्सरसाइज किस तरीके से आपको एनर्जी प्रोड्यूस कर रही होती है, बेसिकली जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो ना, तब आपकी बॉडी में एड्रेनलिन रिलीज होता है ना। ये एड्रेनलिन जिसको एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, एपिनेफ्रिन क्या करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर्स को क्रॉस नहीं कर रहा होता, लेकिन जैसे ही ये ब्लड ब्रेन बैरियर्स हो जाता है तो हमारे पास पोर्शंस होते हैं, उनको कहते हैं लोकस ऑफ द ब्रेन ना। वो क्या कर रहे होते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन को रिलीज कर रहे होते हैं इन द ब्रेन, और वो ब्रेन में में मतलब कि कहने का ये है कि ब्रेन में जो नॉर एपिनेफ्रिन है और आपकी बाकी पूरी की पूरी बॉडी में जो एड्रेनलिन है वो क्या कर रहा होता है, एक्शन प्रोड्यूस कर रहा होता है, और इसी के साथ साथ लर्निंग भी हो रही होती है, और एक्सरसाइज में बॉडी के साथ साथ वही एड्रेनलिन जाके जो है एनर्जी प्रोडक्शन में भी पार्टिसिपेट कर रहा होता है। सो दैट इज़ वाई आपकी एक्सरसाइज जो है एनर्जी प्रोड्यूस करती है, और वो एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वही जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन में मसल को बिल्ड करने में यूज़ हो रही होती है। और ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पार्ट कब हो रहा होता है, जब एक इंसान सो रहा होता है। मूविंग ऑन, अगर हम बात करें मसल फाइबर की ही अगर हम बात करें तो मसल फाइबर हमारे पास थिन फिलामेंट होते हैं, हमारे पास थिक फिलामेंट होते हैं। हमारे पास जो थिन फिलामेंट होते हैं वो 7 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बने होते हैं, उनमें से एक पॉलीपेप्टाइड चेन हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास एक्टिन फिलामेंट। नाउ एक्टिन फिलामेंट के बारे में एफटीबी की बुक में इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि ये एक्टिन फिलामेंट जो है ये हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट ऑफ एक्टिन से मिलकर बने होते हैं। उसको नाम क्या नाम दे देते हैं, किडनी शेप्ड क्योंकि होते हैं तो उसको नाम दे देते हैं ग्लोबुलर का, या इसको जी एक्टिन का। ना यही जी एक्टिन क्या करते हैं, मिलते हैं एक चेन बनाते हैं, एक लंबी चेन, और उसको हम फिब्रस या फिर तो एफ एक्टिन भी कह रहे होते हैं। ये हमारे पास जो बात थी वो लिखी हुई थी कहाँ पे, फेडल की बुक में ना। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो हमने डिस्कस करनी है यहाँ पे, एलोस्टेरिक इंटरेक्शन के बारे में। ये इसके बारे में हमने वैसे डिस्कस किया है, हमने एंजाइम वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया है और यहाँ पे भी डिस्कस करें। एलोस्टेरिक इंटरेक्शन का मतलब जो होता है ना वो ये होता है कि वो ऐसी इंटरेक्शन जो तब हो जब एक मॉलिक्यूल एक प्रोटीन के एक पोर्शन पे जाके अटैच हो, और उस मॉलिक्यूल जब वो अटैच हो उस वहाँ पर उस पोर्शन पे, उसकी वजह से पूरा का पूरा जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाए, राइट। तो एलोस्टेरिक इंटरेक्शन क्या होती है हमारे पास कि एक प्रोटीन के एक पार्ट के साथ एक मॉलिक्यूल आके अटैच हुआ है। अब उस मॉलिक्यूल ने ही कोई एक कन्फर्मेशनल चेंजेस लेके आया है, स्ट्रक्चरल चेंज लेके आया है, जिसकी वजह से शेप क्या हो गई है, चेंज हो गई है। अब जब कैल्शियम आयन जो है हमारे पास ट्रोपोनिन के साथ जाके अटैच होते हैं, ट्रोपोनिन हमारे पास क्या है, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है, ये फेडल की बुक में लिखा हुआ है हमारे पास। और हमारे पास जो एक्टिन जो सी होता है, जिसके साथ आके हमारे पास
कैल्शियम आना के अटैच होते हैं, उसकी अटैचमेंट से हमारे पास ये इस जो इंटरेक्शन प्रोड्यूस हो रही होती है, उस इंटरेक्शन को हम कहते हैं एलोस्टेरिक इंटरेक्शन। अब इंजाइम और इनहिबिटर में हमने क्या डिस्कस किया था, जब इंजाइम के स्ट्रक्चर के साथ उस इंजाइम के जो एलोस्टेरिक साइड के साथ पार्ट के साथ जब बाकी कोई मॉलिक्यूल अटैच होता है तो इंजाइम का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब अगर तो वो स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से इंजाइम की एक्टिविटी क्या हो रही है, इन्हेंस हो रही है, तो हम उसको रेगुलेटर कह देते हैं, इन्हेंसर कह देते हैं। अगर तो उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है तो हम उसको क्या नाम दे देते हैं, इनहिबिटर्स का। और कौन से इनहिबिटर्स की हमने डिस्कस की थी, हमने कहा था नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। अब इसी के साथ साथ जैसे ही कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन के साथ जाके अटैच होता है तो ट्रोपोनिन भी अपनी शेप को चेंज करता है, अपने अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस लेके आता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हैं, जो हमारे पास थिन फिलामेंट पर हैं, वो क्या होती हैं, एक्सपोज होती हैं और मायोसिन जो है अपना बॉन्ड बना रहा होता है। नाउ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो हमारे पास आती है कि भाई कैल्शियम आयंस ही क्यों, जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डिस्कस किया था कि भाई हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीजन ही क्यों फाइनल हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। हमने क्या कहा था कि ऑक्सीजन जो है वो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, खींच सकता है और इजीली बाइंड कर सकता है। अब इसी केस में उसी जैसे एक्सप्लेनेशन जो है वो कैल्शियम के साथ आती है। कैल्शियम के पास एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या कर सकता है, स्ट्रांगली बाइंड कर सकता है हमारे ट्रोपोनिन के साथ, और इसकी वजह से हमारे पास जो है कैल्शियम आयन जो है कंट्रैक्शन में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। नंबर 1 रीज़न। नंबर 2 रीज़न ये भी होती है कि कैल्शियम आयन के जो लेवल है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है रैपिडली। क्यों? क्योंकि हमारे पास कैल्शियम आयन को स्टोर करने के लिए हमारे पास साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो वो इसके लेवल को क्या कर सकते हैं, रैपिडली इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो कंट्रैक्शन है वो क्या हो सकती है, रैपिडली हो सकती है। नाउ यहाँ पे एक और बात आ जाती है कि भाई ट्रोपोनिन और कैल्शियम आयन के दरमियान में इंट्रैक्शन जो होता है, कौन सा बॉन्ड बनता है, तो हमारे पास जो बॉन्ड बनता है कैल्शियम के साथ, बेसिकली जो बॉन्ड बन रहा होता है वो बन रहा होता है कैल्शियम के साथ, और जो ट्रोपोनिन के पास जो ट्रोपोनिन के जो अमाइनो एसिड में ऑक्सीजन है ना, उसके दरमियान में बॉन्ड बन रहा होता है। मीनिंग टू से कैल्शियम और ऑक्सीजन के दरमियान में जो बॉन्ड बन रहा होता है वो हमारे पास होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ऑलराइट, अच्छा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो हमारे पास आती है कि इसी के बारे में कि अगर एक सेल है उसके पास एटीपी का लेवल बहुत ज़्यादा हो लेकिन कैल्शियम का लेवल बहुत कम हो, तो क्या मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा? देखो एटीपी का लेवल, एटीपी के बारे में हमने डिस्कस किया ना कि एटीपी हमें क्यों चाहिए, ताकि मायोसिन जो है वो डिटैच हो, मायोसिन जो है डिटैच हो, ताकि दोबारा से ये पूरा का पूरा साइकिल का पूरा साइकिल जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन का वो चल सके। अच्छा, अब अगर तो एटीपी बहुत ज़्यादा है, कैल्शियम जो है बहुत कम है। अब कैल्शियम कम है तो इसका नुकसान क्या होगा, कैल्शियम कम है तो हमारे पास वही जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हैं वो एक्सपोज नहीं होंगी, जिसकी वजह से हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन जो है, जो स्लाइडिंग है वो नहीं होगी, और इन द सेम वे इन द रिजल्ट में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्शन है वो नहीं होगी। अच्छा, अब कैल्शियम आयन के बारे में कैल्शियम आयन कब जो है वो लो होते हैं, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था एंडोक्राइन सिस्टम में कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन है, अगर पैराथायरॉयड हार्मोन की कम सिक्रीशन हो और हाइपर जो सिक्रीशन हो कैल्सीटोनिन की, जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, तब हमारे पास कैल्शियम जो का लेवल ब्लड में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नाउ इन दिस सिचुएशन क्या हो सकता है, हमारे पास मसल की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो नहीं हो सकती, और इसकी वजह से हमारे पास क्रैम्प्स भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन, ए लेवल्स की बुक में एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। ए लेवल्स की बुक में इंपॉर्टेंट बात से पहले हमारे पास जो एक बात जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ लेते हैं टाइटन के बारे में। नाउ ये बात तो समझ, जो हमारे पास जो होते हैं ना थिक फिलामेंट, वो किस तरीके से जेड लाइन के साथ अटैच होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जेड लाइन है ना, ये यहाँ पे जेड लाइन है, राइट, तो जेड लाइन के साथ ये थिक फिलामेंट किस तरीके से अटैच होते हैं, वो हमारे पास एक और हमारे पास प्रोटीन होती है, उसको कहते हैं टाइटन। नाउ टाइटन इज़ दी इलास्टिक प्रोटीन, मतलब कि एक स्प्रिंग होता है ना, आप स्प्रिंग को खींचते हो, कंप्रेस करते हो, ठीक है, आप जब उसको खींचते हो उसकी लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, उसको आप जब कंप्रेस करते हो, दबाते हो, तो उसकी लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब टाइटन भी यही रोल प्ले कर रहा होता है। नाउ टाइटन इज स्प्रिंग लाइक प्रोटीन, ठीक है, ये प्रिवेंट कर रहा होता है ये भाई ओवर स्ट्रेचिंग ना हो जाए, क्योंकि ओवर स्ट्रेचिंग होगी तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ये पूरा का पूरा साइक्रोमीटर का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है ना, राइट। अच्छा, ये प्रिवेंट कर रहा होता है ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से। और टाइटन के बारे में एक और बात जो इंपॉर्टेंट है, जो आपने याद रखनी है, कि ये हमारे पास लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन प्रोटीन है, और ये हमारे पास 30,000 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई 30,000 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है।
राइट, टाइटन के प्रोटीन के बारे में। अच्छा, यहाँ पे मायोसिन के थिक फिलामेंट के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात कि थिक फिलामेंट का डायमीटर कितना होता है, 15 नैनोमीटर, बलोचिस्तान की बुक में लिखा हुआ है। अब बलोचिस्तान की बुक में एक और इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, वो लिखी हुई है बेयर जोन से रिलेटेड, और लिखी हुई है कि भाई हाफ ऑफ द मायोसिन जो हेड्स हैं वो प्रोजेक्ट होते हैं एक एंगल लेफ्ट साइड पे, हाफ जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं राइट साइड पे। तो इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का ये मतलब है, जब आप यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर देखो आप यहाँ पे, अब यहाँ पे जब आप स्ट्रक्चर देख रहे हो तो आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे कुछ जो हैं मायोसिन के हेड्स वो राइट साइड में हैं, ये वाले सारे के सारे, राइट, और कुछ जो हैं मायोसिन के हेड वो लेफ्ट साइड में ओरिएंटेड है। तो बलूचिस्तान की बुक में उसने यही लिखा हुआ है। तो क्या होता है हमारे पास, जो बोथ मायोसिन हेड्स ऑन अ, लेकिन एक और बात, इंपॉर्टेंट बात, ये तो बात होगी ना ओवरऑल की मायोसिन डिफरेंट मायोसिन मॉलिक्यूल्स के बारे में, लेकिन एक मायोसिन मॉलिक्यूल या एक जो दो हेड हैं उनके बारे में जो आपने बात याद रखनी है, उनके बारे में क्या बात है कि भाई एक मायोसिन के जो हेड होता है उसमें जो सिंगल मायोसिन का मॉलिक्यूल में जो हमारे पास मायोसिन के हेड्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे होते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो हो सकता है ना कि हमारे पास मायोसिन में जो थिक फिलामेंट में कुछ हेड्स जो हैं, कुछ हेड्स मायोसिन के मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन, मायोसिन के मॉलिक्यूल के हेड की ओरिएंटेशन राइट साइड पे, कुछ मायोसिन के मॉलिक्यूल के हेड की ओरिएंटेशन लेफ्ट साइड पे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक मॉलिक्यूल में जो मायोसिन के हेड हैं वो एक लेफ्ट साइड में हों और एक राइट साइड में हों, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, अब पंजाब टेक्स्ट बुक में एक इंपॉर्टेंट बात जो इसके मायोसिन के हेड्स के रिलेटेड ही लिखी हुई है वो क्या है कि थिक फिलामेंट मीनिंग से मायोसिन वो 6 थिन फिलामेंट मतलब कि एक्टिन के साथ जुड़े हुए होते हैं, और ये हमारे पास हेक्सागोनल अरेंजमेंट हो रही होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मायोसिन के साथ हमारे पास हेक्सागोनल अरेंजमेंट में, जैसे कि बेंजीन के स्ट्रक्चर जैसा होता है वहाँ ऐसी अरेंजमेंट हो रही होती है मायोसिन और एक्टिन के दरमियान में। दूसरी बात, मायोसिन के हेड्स में ही हमारे पास जो कि ग्लोबल रीजन होता है वहाँ पे हमारे पास एटीपी सिंथेज एंजाइम्स भी होते हैं, और ये इंफॉर्मेशन आपको केपी के बुक में मिलेगी, इसलिए उसको मायोसिन के हेड को हम एटीपी बाइंडिंग साइट्स कह रहे होते हैं। अच्छा, ये तो बात समझ आ गई। अब बेयर जोन क्या है? बेयर जोन हमारे पास वो वाला रीजन होता है जहाँ पे थिक फिलामेंट का वो वाला रीजन जहाँ पे कोई भी मायोसिन का हेड जो है वो ना निकले, राइट। अब ये देखो, अब ये यहाँ पे तो सारे के सारे मायोसिन के हेड है ना, बाहर प्रोजेक्ट हो रहे हैं। अब थिक फिलामेंट का ही ये वाला रीजन है जहाँ पे कोई हेड नहीं है, और उस हेड को बेयर रीजन जोन कह रहे होते हैं, या उसको दूसरा नाम हम दे रहे होते हैं जेड जोन का। ठीक है, उसको दूसरा नाम क्या दे रहे होते हैं हम? जेड जोन का। अच्छा, अब आगे चलते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड जो डिफरेंट बुक्स में जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, एटीपी जो है वो मायोसिन के हेड के साथ क्या करता है, बाइंड करता है, और उसकी नतीजे में क्या होता है हमारे पास एक्टिन और मायोसिन क्या हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं। हमने यही इसकी वजह से हमने कहा था कि एटीपी हमें चाहिए होती है डिटैचमेंट के लिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है हमारे पास, एटीपी हाइड्रोलाइज होता है। कहाँ पे हाइड्रोलाइज होता है? मायोसिन के हेड पे। मायोसिन के हेड पे ही क्यों? क्योंकि वहाँ पे एटीपी जो जो हमारे पास वहाँ पे जो उसका कॉम्प्लेक्स है वो वहीं पे हेड में ही मौजूद होता है हमारे पास, राइट। वो एटीपी बाइंडिंग साइड भी हमारे पास जो मायोसिन के हेड में ही मौजूद होती है। तो एटीपी जब हाइड्रोलाइज होता है और इस जो हमारे पास फिर क्या हो जाती है, हमारे पास कॉकिंग हो जाती है मायोसिन की हेड की इनटू हाई एनर्जी स्टेट। ये इन्फॉर्मेशन आपको बलोचिस्तान की बुक में मिलती है। ये कॉकिंग का वर्ड जो है क्या है? ये कोकिंग का वर्ड जो है हमारे पास होता है कि इसका मतलब होता है कि प्रिपेयर करना मायोसिन के हेड को कि वो एक्टिन के साथ करके बाइंड करें। अब जैसे ही एटीपी की हाइड्रोलाइज होती है, एटीपी की हाइड्रोलाइजेशन होती है, तब क्या होता है हमारे पास, एडीपी और फॉस्फेट रिलीज होता है ना। अब ये जो है मायोसिन के हेड को इनटू एक हाई एनर्जी स्टेट ले जाता है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कि भाई वो क्या कर सके, एक्टिन के साथ बाइंड कर सकते हैं। उसको कॉकिंग कंडीशन में ले जाते हैं। कॉकिंग कंडीशन का क्या है कि हमारे पास मायोसिन को हेड को प्रिपेयर करना है कि वो बाइंड करे एक्टिन फिलामेंट के साथ। उसके बाद क्या होता है हमारे पास, मायोसिन के हेड जो है वो फॉर्म होते हैं। फिर हमारे पास उस फॉर्म सारी कॉन्ट्रैक्शन के बाद, स्लाइडिंग के बाद हमारे पास क्या होता है, फॉस्फेट जो है वो रिलीज हो रहा होता है, और हमारे पास ये ट्रिगर करता है पावर स्ट्रोक को। केपी के की बुक में लिखा हुआ है कि फॉस्फेट जब रिलीज होता है वो ट्रिगर करता है हमारे पास पावर स्ट्रोक को। एटीपी जब रिलीज होता है तो हमारे पास साइकिल को, नए साइकिल को रिपीट करने के लिए उसको उसका स्टिमुलस होता है, और उसको एटीपी को दोबारा से बाइंड कर एटीपी सिग्नल देता है कि भाई दोबारा से वो आके बाइंड करे। लेकिन फॉस्फेट जब रिलीज होता है तब वो ट्रिगर करता है पावर स्ट्रोक को। और हमारे पास जो एक्टिन है वो क्या होते हैं, मूव होते हैं, पुल होते हैं टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर रीजन। और सार्कोमियर हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट है ना, कॉन्ट्रैक्शन यूनिट है एक मसल का, राइट। स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्शन यूनिट हमारे पास क्या है, हमारे पास वो है हमारे पास सार्कोमियर।
और हमारे पास ये हमारे सार्कोल में हमारे पास क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं, फंक्शनल यूनिट है हमारे पास मसल के, जबकि स्ट्रक्चरल यूनिट हमारे पास क्या है, हमारे पास मसल सेल्स के बारे में हमने अभी डिस्कस किया है ना, वो क्या होते हैं हमारे पास, मसल फाइबर या फिर तो उनको मायोसाइट्स भी कह रहे होते हैं, राइट। अच्छा, अब ये डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, ए लेवल की बुक में लिखे हुआ है कि वो कितनी होती है, 10 नैनोमीटर की वो डिस्प्लेसमेंट हो रही होती है, 10 डिस्प्लेसमेंट की मूवमेंट हो रही होती है। अच्छा, यहाँ पे अगेन केपी की बुक में एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, केपी की बुक में लिखा हुआ है नॉच कवर्ड, कि जब एक्टिन फिलामेंट मूव 1 नॉच पास द मायोसिन फिलामेंट। अच्छा, यहाँ पे इस नॉच का मतलब पता है क्या है, नॉच का मतलब ये है कि स्टेप बाय स्टेप कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है। ऐसा नहीं होता कि यकदम सारी की सारी कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, यकदम पूरा का जो एक्टिन फिलामेंट है उसकी एक ही साथ एक ही दफ़ा मायोसिन जो है एक्टिन के साथ क्या करे, बाइंड करे, और मायोसिन पूरे के पूरे एक्टिन को क्या कर ले, सार्कोमेयर के सेंटर पे क्या कर ले, खींच ले। बल्कि इस तरह से नहीं होता, नॉचिंग होती है, स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट होती है। एक दफ़ा मायोसिन जो है और एक्टिन आप बाइंड करते हैं, थोड़ा सा एक्टिन मूव होता है, थोड़ा सा एक्टिन पुल होता है, फिर दोबारा से बाइंडिंग होती है, फिर थोड़ा सा एक्टिन मूव होता है, फिर दोबारा से बाइंडिंग होती है, फिर थोड़ा सा मूवमेंट, थोड़ी सी जो है मूवमेंट हो रही होती है, एक्टिन जो है पुल हो रहा होता है, राइट। तो केकेबी की बुक में इस नॉचिंग का जो है वर्ड वो इसी तरीके से लिखा हुआ है, और क्रॉलिंग भी फिर हमारे पास इसी वजह से हो रही होती है, स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ पे जो हम जो लॉजिकल बात हमें देखने को मिल रही होती है वो ये देखने को मिल रही होती है कि भाई हमारे आई के मसल्स और हमारे पास मसल्स जो हमारे पास लेग के मसल्स हैं, वो दोनों के दोनों ही तो कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं ना। लेकिन जो आई के मसल में जो कंट्रैक्शन हो रही होती है वो ज़्यादा प्रिसाइज होती है, वो ज़्यादा कंट्रोल्ड होती है, वो ज़्यादा फाइन लीड डिवाइडेड होती है। तो लेकिन लेग के मसल के जो हमारे पास जो फोर्स लग रही होती है, नंबर 1 तो ज़्यादा फोर्स लग रही होती है, और नंबर 2 वो ज़्यादा प्रिसाइज नहीं होती, ज़्यादा हमारे पास उसके लिए हमारे पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रही होती है। तो उसकी क्या रीज़न होती है, उसकी रीज़न हमारे पास यही होती है कि भाई हमारे पास जो आई के मसल हैं उनके पास स्मॉल मोटर यूनिट्स होते हैं। अब मोटर यूनिट क्या है हमारे पास, मोटर यूनिट होता है कि एक मोटर यूनिट और उसके साथ जितने भी जो मसल फाइबर हैं वो कितने मायोफिब्रिल को क्या कर रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है, एक्टिव कर रहा है, एक्शन पोटेंशियल जो है प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। अब आई के मसल में हमारे पास ये जो मसल यूनिट होते हैं वो छोटे होते हैं। इसका क्या मतलब है कि एक मोटर यूनिट है और कुछ जो हैं फ्यू मसल फाइबर जो हैं वो उसकी वजह से क्या हो रहे हैं, डीपोलराइज हो रहे हैं, राइट। जबकि लेग मसल में लार्ज मोटर यूनिट्स होते हैं, मतलब कि एक ही मोटर यूनिट होता है जो कि बहुत सारे मसल फाइबर को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, उसको एक्शन पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो फोर्स लगती है वो नंबर 1 ज़्यादा लग रही होती है, और नंबर 2 वो जो सारी की सारी जो मूवमेंट होती है वो क्या होती है, लेस प्रिसाइज होती है। आप ये देख लो ना, आपके हाथों में, आपके आपके फिंगर टिप्स में, आपके आई के मसल्स में जो मूवमेंट है वो ज़्यादा प्रिसाइज है ना, आप उसको अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, राइट। उसको आप जैसे मर्जी कोई चीज़ को पकड़ना है आपने, तो आप किस सही तरीके से किस तरह से पकड़ लेते हो अपने हाथों से, जबकि पाँव से आप कोई चीज़ को नहीं पकड़ सकते। प्रिसाइज का ये मतलब है ना। तो ये इसका रीज़न क्या है कि आपके हाथों में, आपके फिंगर टिप्स में या आपके आई के मसल्स में जो यूनिट्स हैं वो क्या हैं, छोटे, जिसकी वजह से फोर्स कम चाहिए होती है, और जो हमारे पास जो मूवमेंट होती है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा प्रिसाइज हो जाती है। अगर आई की बात आई गई है तो सिंध की बुक में क्या लिखा हुआ है कि आई के मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं विद इन 0.01 सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट जो है आ जाता है, आपके जहन में शायद आ रहा हो कि भाई हम कहते हैं कि हार्डेस्ट कंडक्टिंग मसल्स इन द बॉडी इज कार्डिक मसल, जो कि हमारे पास बुक में, जो कि हमारे पास इंफॉर्मेशन लिखी हुई है बलूचिस्तान की बुक में। तो उसका क्या मतलब है कि क्या क्या कार्डिक मसल में भी लार्जर जो मोटर यूनिट्स पाए जाते हैं। तो इसकी बात जो है वो ऐसी नहीं है। मोटर यूनिट का वर्ड सिर्फ और सिर्फ हम स्केलेटल मसल के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ना ही कार्डिक मसल्स के लिए, ना ही स्मूथ मसल्स के लिए, नंबर 1। और कार्डिक मसल में तो ये क्योंकि मोटर यूनिट्स होते ही नहीं है, तो कार्डिक मसल की कॉन्ट्रैक्शन पे किस तरह से कंट्रोल हो रही होती है, हमने डिस्कस किया था कि कार्डिक मसल का कार्डिक मसल मायोजेनिक इन ओरिजिन है, उनका अपना कंडक्टिंग सिस्टम है, ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ एल्स, परकिंजी फाइबर्स, लाइक इसकी वजह से वो कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं ना, ठीक है। तो कार्डिक मसल में जो मोटर यूनिट है वो नहीं, उसका वर्ड हम नहीं इस्तेमाल कर रहे होते। केपी के बुक में एक और इन्फॉर्मेशन बात लिखी हुई है, केपीके की बुक हमारे पास क्या कहती है, अगर जो हमारे पास जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है वो कुछ की वजह से हो रही होती है, ऑल और नन रिस्पॉन्स के बारे में, इसके बारे में पीटी में भी लिखा है, फेडरल की बुक में भी लिखा हुआ है, केपीके की हमारे पास पंजाब टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है। वो क्या लिखा हुआ है कि जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है वो ऑल या नन फिनोमेना की वजह से होती है। तो किस तरीके से, लाइक जब हम एक सुई को पिक करते हैं, एक पेंसिल को पिक करते हैं, तो हमारे पास फोर्स जो है वो कम लग रही होती है। लेकिन जब हम एक उसी के साथ साथ जिम में जाके 50-50 किलो के डंबल उठा रहे होते हैं,
तब वहाँ पर हमारे पास जो एनर्जी है, जो जो मसल एक्टिविटी है वो स्ट्रांग हो रही होती है। तो ये किस तरीके से जो है वो अब अपना जो है रोल प्ले कर रही होती है, हमारी बॉडी को किस तरीके से जो है पता लगता है कि भाई मैंने पेंसिल पिक करनी है, तो इसका मतलब क्या है, मैंने कम जो है कॉन्ट्रैक्शन करनी है, जबकि अगर मैंने अगर डंबल उठाने हैं तो मैंने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करनी है। ये किस तरीके से हो रही होती है, तो ये हमारे पास अगेन बात आ जाती है मोटर यूनिट पे। मतलब कि अब हमारे पास क्या हो रहा होता है, हमारे पास न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में क्या हो रहा होता है, न्यूरो जंक्शन मस्कुलर जंक्शन में हमारे पास जब एसिटाइल कोलिन जो है वो रिलीज़ होता है, और एसिटाइल कोलिन जब रिलीज़ होता है तो हमारे पास जब वो सारी की सारी टी ट्यूब्यूल्स के ज़रिए जो है वो अपने कॉन्ट्रैक्शन जो है करवा रहा होता है। वैसे टी ट्यूब्यूल्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात कि भाई टी ट्यूब्यूल्स हमारे पास क्यों चाहिए होते हैं हमें, टी ट्यूब्यूल्स हमारे पास क्यों चाहिए, क्यों होते हैं हमारे पास। तो देखो हमने डिस्कस किया था ना पंजाब टेक्स्ट बुक में, क्या लिखा हुआ है कि एक्शन पोटेंशियल इन द न्यूरॉन ट्रैवल अराउंड द सार्कोलेमा। इसका मतलब क्या है कि एक्शन पोटेंशियल जो है जो प्रोड्यूस होता है, ये पॉजिटिव चार्ज जो प्रोड्यूस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सार्कोलीवा मतलब के न्यूरॉन की जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है उसके करीब करीब जा रहे होते हैं, ठीक है, उसके करीब ही प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सार्कोलीमा का मतलब क्या है, हमारे पास मसल की जो है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सार्को का वर्ड मैंने क्या बताया कि जो मसल से, सार्को का मतलब होता है मसल, लीमा का मतलब है मेम्ब्रेन। तो जो हमारे पास जो एक्शन पोटेंशियल है वो ट्रैवल कर रहा होता है सार्कोलीमा मतलब के मसल की सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ। अब हमने मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवानी है, तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें वही एक्शन पोटेंशियल को डीप इनसाइड द सेल भी मूव करवाना होगा, ठीक है। वही जो है एक्शन पोटेंशियल सेल के पूरे सेल में फैले ना, तभी मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो वो किस तरह से हो रही होती है, वो हमारे पास हो रही होती है टी ट्यूब्यूल्स की मदद से। अब टी ट्यूब्यूल्स क्या हैं, टनल्स हैं, टनल्स। टी ट्यूब्यूल्स क्या है, हमारे पास टनल्स हैं। अब ये टनल्स हैं, ये देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टनल है। अब ये टनल है, अब पहले सेल में अभी ये टनल प्रोड्यूस होगी, अब यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा था, अब वही एक्शन पोटेंशियल क्या आ जाएगा, डीप इनसाइड द सेल क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, राइट। और इन दिस वे मसल की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी, और इसी वजह से हमारे पास जो टी ट्यूब्यूल्स हैं वो हमें चाहिए होते हैं। अब होता क्या है, हमारे पास जैसे ही न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में हमारे पास जो न्यूरॉन है, जो जो मोटर यूनिट है जो लेके आ रहे होते हैं, अगर तो कम मोटर यूनिट जो है एक मसल कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व है, कम मोटर यूनिट का क्या मतलब है कि कुछ सिर्फ और सिर्फ कुछ मोटर न्यूरॉन जो हैं सिग्नल लेके आए हैं एक्शन पोटेंशियल का, तब तो कंट्रैक्शन होगी कम। अगर काफ़ी सारे के सारे हमारे पास जो मोटर यूनिट हैं वो सिग्नल लेके हैं एक्शन पोटेंशियल का, तब हमारे पास कंट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। और ये काफ़ी सारे मोटर यूनिट सिग्नल लेके कब आ रहे होते हैं, जब आ रहे होते हैं ना, जब हमने कोई हैवी वेट लिफ्टिंग करनी होती है, कोई वजनी चीज़ को उठाना होता है। अगर हमने कोई पतली चीज़ कोई जो जिसको आप कह लो कोई भारी चीज़ को नहीं उठाना होता, हमने हैवी चीज़ को जब हमने पुल नहीं करना होता, तब क्या होता है कि एक दो या कुछ मोटर यूनिट क्या हो रहे होते हैं, एक्शन पोटेंशियल को लेके आ रहे होते हैं और मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे होते हैं, जिसकी वजह से बेशक मसल कॉन्ट्रैक्शन में हमारे पास ऑल और नन रिस्पॉन्स होता है, लेकिन जब एक पेंसिल को उठा रहे होते हैं तो हमारे पास कम फोर्स में मसल जो है कम कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, जबकि हम एक डंबल को उठा रहे होते हैं तो मसल क्या हो रहे होते हैं, हमारे पास ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। यहाँ पे अगेन ए लेवल्स की बुक में अगेन एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड, कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम स्पेशल नाम क्यों दे रहे होते हैं, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिफरेंट है। तो बात लिखी हुई है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे पास एक स्पेशल प्रोटीन पाई जाती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, कैल्सीक्वेस्टिन का। ये हमारे पास एक स्पेशल प्रोटीन क्या कर रही होती है, हमारे पास कैल्शियम आयन को स्टोर कर रही होती है।